नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह डिक्टेशन 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। महोदय, भारत सरकार की 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राजभाषा विभाग के आदेशों के अनुसार अब हिंदी भाषी क्षेत्रों के वैज्ञानिक एवं तकनीकी संस्थानों में भी उच्च स्तर तक शिक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों का माध्यम हिंदी होना आवश्यक है। किंतु फिर भी कई संस्थानों में अभी भी शिक्षण में और प्रशासन में हिंदी का प्रयोग वांछित मात्रा में नहीं हो रहा है। कई संस्थानों में अभी अंग्रेजी के आशुलिपिक और अंग्रेजी के टंकक भर्ती किए जा रहे हैं। उनके सामान्य प्रकार के फॉर्म भी केवल अंग्रेजी में छप रहे हैं और मिसलों पर टिप्पणियां भी हिंदी में कम ही देखने को मिलती है। अतः यह आवश्यक है कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि सरकारी नीति का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और निगमों आदि में हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है, जिनमें सभी प्रभागों के अधिकारी सदस्य होते हैं। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद को भी उनमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। इनकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य होती हैं। इनकी अध्यक्षता कार्यालय के प्रमुख करते हैं। इन बैठकों में इस बात की समीक्षा की जाती है कि हिंदी के प्रयोग संबंधी आदेशों का अनुपालन किस अंश तक हो चुका है और किस अंश में वह नहीं हो रहा है, और उसमें आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किस प्रकार किया जाए। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार की राजभाषा कार्यान्वयन समितियां प्रत्येक शिक्षण संस्थान में भी गठित की जाएं। वस्तुतः बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने इस प्रकार की समिति का कई वर्ष पहले से ही गठन किया हुआ है और उसकी बैठकें भी होती हैं। फलस्वरूप अब हिंदी में कुछ कार्य होने लगा गए। जब जब हिंदी के प्रयोग की बात की जाती है तब तब कई प्रकार की कठिनाइयाँ गिनाई जाने लगती हैं। यह हो सकता है कि प्रारंभ में कुछ जटिल प्रकार के कार्य हिंदी में करने में कठिनाई हो, किंतु अनेक प्रकार के कार्य ऐसे हैं जो सामान्य प्रकृति के हैं और उन्हें तुरंत हिंदी में कराया जा सकता है। हिंदी शिक्षण संस्थानों में बढ़ते हुए हिंदी काम को निपटाने के लिए यह आवश्यक है कि आगामी भर्ती में केवल हिंदी के ही आशुलिपिक तथा हिंदी के ही टंकक नियुक्त किए जाएं। 18 वर्ष की अवस्था में एक आशुलिपिक या टंकक नियुक्त हो जाता है। महोदय, जहां तक उच्च स्तर पर हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की आवश्यकता का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि विद्यार्थी अपनी भाषा के माध्यम में जितनी जल्दी और पूरी तरह विषय को समझ सकते हैं, उतना विदेशी भाषा के माध्यम से नहीं। स्वदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षित विद्यार्थी जनता के अधिक निकट आते हैं और उनके अनुसंधानों के परिणाम जनता तक शीघ्र पहुंच जाते हैं तथा उनका व्यावहारिक लाभ भी उठाया जा सकता है। स्वास्थ्य और कृषि विज्ञान की शिक्षा में तो यह तुरंत आवश्यक है। प्राय यह दलील दी जाती है कि पाठ्य पुस्तकों के अभाव में हिंदी माध्यम अपनाना कठिन है, किंतु पिछले 15 वर्षों से सभी विषयों में पर्याप्त तकनीकी और वैज्ञानिक साहित्य भी हिंदी में उपलब्ध हो गया है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों ने अपने अपने विषयों से संबंधित हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखे जाने के लिए नकद पुरस्कार योजनाएं चालू की हैं, जिनके परिणाम स्वरूप बहुत सा साहित्य हिंदी में लिखा जा चुका है। सभी हिंदी भाषी राज्यों की सरकारों ने और उनकी अकादमियों, विश्वविद्यालयों तथा निजी प्रकाशकों ने भी हिंदी में पर्याप्त साहित्य प्रकाशित कर दिया है। भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने भी काफ़ी तकनीकी पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित की हैं। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षण संस्थान अपने काम के लिए इन स्रोतों से हिंदी पुस्तकों की सूचियां मंगवा लें। फिर यदि किन्हीं विषयों में कुछ पुस्तकों का अभाव भी यदि परीक्षार्थी अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़कर हिंदी में परीक्षा देना सरल समझे तो उन्हें यह सुविधा दी ही जानी चाहिए। आरंभ में अध्यापक मिलीजुली भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं। जब पुस्तकों की मांग होगी तो लेखक और प्रकाशक और भी अधिक पुस्तकें लिखेंगे और प्रकाशित करने के लिए स्वतः आगे आएंगे। इस अर्थ युग में बिना मांग के न तो कोई श्रम करना चाहता है और न पूंजी लगाना चाहता है।
एक प्रश्न यह भी उठाया जाता है कि यदि उच्चतम स्तर तक हिंदी को शिक्षा का माध्यम बना भी दिया जाए तो अध्यापक कहाँ से आएंगे, किंतु बात उतनी कठिन नहीं है जितनी यह दिखाई देती है। अध्यापक अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का प्रयोग करते हुए भी हिंदी में प्रशिक्षण दे सकते हैं। हिंदी में पढ़ाई कराने हेतु अध्यापकों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन भत्ता दिया जा सकता है। ऐसे अध्यापकों को कार्यशालाओं के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है। आदरणीय महोदय, मैं आपका विश्व की एकता और शांति के निष्ठावान अग्रदूत के रूप में स्वागत करती हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवता की उच्चतर और बेहतर विकास की आशा का प्रतिनिधित्व करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ जो कुछ है या हो सकता है वह महासचिव के अपने पद के कर्तव्यों की धारणा और व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है। ऊथा के चुनाव के लिए मैं नेहरू पुरस्कार समिति को बधाई देती हूँ। इससे और अधिक उपयुक्त चुनाव दूसरा नहीं हो सकता था। श्रीमान, मैं आपको भी इस सम्मान को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यह नेहरू और भारत के प्रति आपके आदर का प्रतीक है। इससे भारत और म्यांमार और भारत तथा संयुक्त राष्ट्र संघ अधिक घनिष्ठता के साथ बंध गए हैं। विशेष योग्यता और सफलता अंदर से आती है, बाहरी बातों से नहीं, बल्कि इस बात से कि व्यक्ति अपनी अंतःक्षमता के विकास के लिए क्या करता है। मैं ऊथा के जीवन और व्यक्तित्व की एक सच्ची घटना की ओर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। आप बौद्ध हैं। सब महान धर्म मानवता को परिष्कृत करने के प्रयत्न का लेखा जोखा है, किंतु बौद्ध धर्म में परमात्मा की महानता और प्रभुत्व के बारे में अधिक न कहकर दया, शांति, सद्विचार, सद्व्यवहार और सदाचार की सर्वोपरिता को महत्व दिया गया है। ऊथा ने अपने जीवन एक अध्यापक के रूप में आरंभ किया। मन और हृदय के सुधार की संभावनाओं के बारे में उनका विश्वास अध्यापक जैसा ही है। अपने पास जो कुछ है वह सब दूसरों की उन्नति के लिए दे डालने का अध्यापक का गुण भी उनमें विद्यमान है। महासचिव के काम को भी सफलतापूर्वक पूरा करने में अध्यापक के गुणों ने उनका काफ़ी साथ दिया है। म्यांमार की स्वाधीनता दिलाने के प्रयत्नों में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। बिना स्वाधीनता और समानता के शांति नहीं हो सकती। स्वाधीनता और शांति के प्रति उनका प्यार उन्हें जवाहरलाल नेहरू से जोड़ता है। नेहरू का यह विश्वास था और उन्होंने इसकी घोषणा की कि शांति के लिए स्वाधीनता पहली शर्त है। जब तक एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर शासन करेगा या अपनी सैनिक ताकत या जाति की श्रेष्ठता के बल पर दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा, तब तक शांति नहीं हो सकती। नेहरू ने स्थायी शांति के लिए जातिवाद के अंत को अनिवार्य माना। अध्यक्ष महोदय, कई वर्ष पहले गांधी जी ने नेहरू जी के विचारों की एक विशेषता की ओर सबका ध्यान दिलाया था कि उसका राष्ट्रवाद भी अंतर्राष्ट्रवाद की बराबरी का ही था। न तो गांधी जी ने और न जवाहरलाल नेहरू ने कभी ऐसा कहा, बस मेरा देश, चाहे सही हो या गलत। इतिहास के अध्ययन के कारण जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रवाद की सीमाओं को और संकीर्ण दृष्टि के खतरे को बराबर जानते थे। राष्ट्रवाद और धार्मिक अंधविश्वास तथा साम्यवाद और राष्ट्रवाद के मेल के बारे में वह खास तौर से शंकित रहते थे। उन्होंने भी कहा कि यह विचित्र विडंबना है कि नए राष्ट्र ऐसे समय अस्तित्व में आ रहे हैं जब स्वयं राष्ट्रवाद ही विज्ञान और औद्योगिकी के कारण पुराना और निरर्थक पड़ गया है। इस तथ्य की जड़ में साम्राज्यवाद था। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राष्ट्र परिस्थितियों से ऊपर उठकर आगे की ओर देखे। श्री एटली ने नेहरू को नई आने वाली दुनिया का प्रथम राजनयिक कहा था। राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के टकराव के प्रति भी नेहरू सचेष्ट थे, किंतु उनके सारे प्रयत्न इस टकराव को हल करने के लिए ही थे। गहराई से सोच विचार कर निर्धारित अपनी विदेश नीति के द्वारा उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भारत का राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए निरंतर कार्य करने में ही है। अशोक को संसार का सबसे महान राजा कहा जाता है। उसने भी यह उद्घोष किया कि सच्ची विजय शांति की विजय ही है। सत्य और अहिंसा पर गांधी जी के आग्रह और इतिहास के अपने अध्ययन से प्रभावित होकर नेहरू को सैन्यवाद से घृणा हो गई थी और यूनेस्को की इस घोषणा का समर्थन उन्होंने अपने पूरे हृदय से किया था कि शांति की रक्षा की व्यवस्था लोगों के मन में पैदा की जानी चाहिए। जहाँ तक गांधी जी और नेहरू के आदर्शों का प्रश्न है, उन्हें पूरा करने का हमारा प्रयत्न होगा। नेहरू जी की संयुक्त राष्ट्र संघ में बड़ी आस्था थी। उनका विचार था कि
यह मानव की एकता प्राप्त करने और मनुष्य का भाग्य चमकाने की दिशा में एक अविस्मरणीय प्रयत्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की उपस्थिति में मैं आज विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनः समर्थन करती हूँ। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सक्रिय रहेंगे। हम शांति और बातचीत द्वारा झगड़ों को निपटाने के पक्षपाती हैं। विराम। दोस्तों, अगर एक बार में डिक्टेशन नहीं लिखा जाता तो आप बार बार प्रयास कीजिएगा। नया डिक्टेशन है, आप बार बार प्रयास करेंगे तो ज़रूर लिखा जाएगा। चलिए मिलेंगे जल्दी अगली डिक्टेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।